हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में लास्ट सेशन में वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है, PS1 एंड PS2 को आप कैसे याद रखेंगे, इन सारी चीजों को हमने डिटेल में रिवाइज भी किया और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने लाइट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिसके थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे आगे का पार्ट, दैट इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके लिए तुम पहले एक चीज समझ लो कि अभी तक मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में ये बताया है कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है उसका पर्पस है डार्क रिएक्शन के लिए एनर्जी बनाकर देना। डार्क रिएक्शन को एनर्जी किससे मिलेगी? एटीपी एंड NADPH2 से, जिसे कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। तो वो एटीपी और NADPH2 डार्क रिएक्शन में खुद नहीं बनता, क्योंकि डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है? मैंने आपको बताया था स्ट्रोमा में, है ना। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, हमने सब चीजें लिखी थी। जो लिक्विड पार्ट है इसका मैट्रिक्स, दैट इज स्ट्रोमा, वहां खूब तरह के एंजाइम्स हैं। वहां पर CO2 एब्जॉर्प्शन करने के लिए RuBP भी है, CO2 को पकड़ने के लिए रुबिस्को भी है, सब चीजें अवेलेबल है। लेकिन तब तक उस CO2 को फूड में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता जब तक कि ATP और NADPH ना आ जाए। ATP एंड NADPH बनाने का कोई मैकेनिज्म या कोई पावर स्ट्रोमा के पास नहीं है। तो उसके लिए स्ट्रोमा किस पर डिपेंडेंट है? इस मेम्ब्रेन सिस्टम पर। ये जो पूरा मेम्ब्रेन सिस्टम है जो मैंने लास्ट सेशन में आपको अच्छे से समझाया था, प्लीज कोई भी बच्चा अगर फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन प्रैक्टिस इस सेशन से शुरू कर रहा है तो आप गलती कर रहे हो। आप पहले फर्स्ट सेशन देखो, फिर ये वाला सेकंड सेशन ज्वाइन करो, वरना आपको बेसिक समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और उससे भी ज्यादा बेसिक्स पे जाना है तो आप पहले लेक्चर की सीरीज देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये जो ग्रेनम, ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें मैंने आपको कहा था ग्रेना होता है और ग्रेना को कनेक्ट करती हुई स्ट्रोमल लैमिलीज होती हैं। इन पूरे पर बहुत सारे पिगमेंट्स के ग्रुप्स हैं जिन्हें आप फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उन पिगमेंट्स का काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और उस सनलाइट में फोटोन्स की जो एनर्जी है उससे यहां पर जो फोटो सिस्टम है PS1 एंड PS2 उनके रिएक्शन सेंटर, याद है आपको रिएक्शन सेंटर क्या था? कि जो फोटो सिस्टम है उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल A का, जो रिएक्शन सेंटर है या चीफ पिगमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं जब सनलाइट गिरती है। खुद भी ये सनलाइट लेता है और आसपास के जितने भी पिगमेंट्स हैं वो भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसे ट्रांसफर करते हैं। तो जब इतनी सफिशिएंट एनफ एनर्जी आ जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दे, तो इस रिएक्शन सेंटर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं और उनके बाहर निकलते ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन लिखा था, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बार में एग्जिट होते हैं और उनको सबसे पहले पकड़ता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसको कहते हैं PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को और भेजता है, फिर आगे भेजता है, फिर आगे भेजता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का एक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ETC कह दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक ही बात है। इस ट्रांसपोर्ट के दौरान अब हमें यह समझना है कि जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एनसीईआरटी में पहले तो क्या था, जब तक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस नहीं आई थी ना, तब तक तो ये मानते थे कि ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा, पहले ये PS सेकंड है, PS सेकंड से PEA के पास आए, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे साइटोक्रोम्स होते हैं, प्लास्टोसाइनिन होता है, जो आपके कोर्स में नहीं दे रखा बट मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन कूदते फांदते यहाँ पहुंच गए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद रहे हैं यानी मूव कर रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस दौरान सीधा इन्होंने दिखा दिया कि भाई ADP से ATP बन गया। बट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें यह समझाती है कि ये ATP का फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे हुआ। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको ये नहीं कह रही कि दिस मैकेनिज्म इज रॉन्ग, वो कह रही है बिल्कुल यही मैकेनिज्म होता है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे कैरियर पर जा रहे हैं उस दौरान ATP बन रही है, तो एग्जैक्टली ये ATP कैसे बनी, उस चीज को पीटर मिशेल ने अपनी केमियोस्मोटिक थ्योरी, एक्चुअली उसको अभी बहुत यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए उसके नाम के आगे हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, होपफुली जल्द ही उसको एक थ्योरी बना दिया जाए। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। और लास्ट में ये जो NADPH भी बना, ये भी वहां पे एक्सप्लेन किया गया, यानी एक्चुअली ये जो Z स्कीम है उसी को केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें समझाती है। ठीक है, तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको पूरी हाइपोथेसिस समझने के लिए डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से डिटेल में, पूरा एक लेक्चर लगा के मैंने आपको ये सीरीज में समझाया है।
अगर तुम्हें नहीं समझ आता है ना बच्चों, प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट बेस है ये। मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ तुमको कि यहाँ पर होता क्या है कि ये देखो, यहाँ पर आप थोड़ा कोरिलेट करना। अभी जो जेड स्कीम बनाई थी उसमें हमने नीचे पीएस सेकंड लिखा था, ये वही पीएस सेकंड है। फिर पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ गए थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो ये इन्होंने इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिखाया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है प्लास्टोक्विनोन। समझ रहे हो आप? ये जो आपकी बुक में डायग्राम है ये रहा, ये सेम डायग्राम को उन्होंने मेम्ब्रेन पे दिखाया। वो किसका डायग्राम है, वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। इस डायग्राम को आप क्लोरोप्लास्ट समझ लेना। ये देखो, ये पीईए, ये कौन है, यहाँ पर भी लिख सकते हो पीक्यू, दिस इज प्लास्टोक्विनोन। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में दिस पिंक कलर मेम्ब्रेन इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, अंदर ग्रेना होगा, यहाँ स्ट्रोमल लैमेली होंगी और यहाँ स्ट्रोमा होगा। नहीं, स्ट्रोमा तो बाहर है ना बच्चों। दिस इज वन थाइलेकॉइड, ये एक सिक्का है, सिंगल सिक्का। ऐसे बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के नीचे ऊपर अरेंज होते होते ग्रेनम बनाएंगे। तो ये ग्रेनम का एक थाइलेकॉइड है जस्ट, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था ना कि थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वहीं पर नॉन साइक्लिक स्कीम चलेगी, जेड स्कीम चलेगी। तो उसके जितने भी फोटो सिस्टम्स हैं वो सब वही हैं। ना सिर्फ फोटो सिस्टम पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, बल्कि इसके साथ जो दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो उस डायग्राम में नहीं दिखा रखे, जैसे प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, वो भी यहाँ पर दिखाएं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकले, किसके पास आए, प्लास्टोक्विनोन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर। प्लास्टोक्विनोन से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वैसे पूरा ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बट उसे लिख रखा है उन्होंने, यानी साइटोक्रोम्स के पास चले जाते हैं। साइटोक्रोम रेस्पिरेशन में भी आएगा। इसका जो अगला चैप्टर है ना रेस्पिरेशन, वहां पे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था ना कंपेयर करके कि ऐसा ही ईटीएस फोटोसिंथेसिस में भी होता है, इसी तरह का एक ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो वहां भी आप देखना, कोरिलेट करना, वहां भी साइटोक्रोम्स का नाम आता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम एक्चुअली हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे ऊपर लिख लो, साइटोक्रोम्स आर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स। इनके पास आयरन होता है, आयरन में रिवर्स ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ना, +2 +3 दो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए, फिर इलेक्ट्रॉन्स गए प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन ने उसको लौटाया नहीं। अगर लौटा देता तो ये साइक्लिक ईटीएस हो जाता, बल्कि उनको ट्रांसफर कर दिया PS1 को। और PS1 जो कि खुद भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट हुए, उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी PEA कौन होता है, फेरेडॉक्सिन, ठीक है। तो यहां से फेरेडॉक्सिन के पास गए, देखो FD लिखा है, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, दिस FD इज फेरेडॉक्सिन। ये क्या है, ये है फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन। और फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप हो जाएगा। कौन किडनैप कर लेगा, NADP+। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वेट ही कर रहा था कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं NADPH बना दूं। तो फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे NADP के पास। NADP ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो एक तरह से NADP का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तुम्हारी बुक में FNR बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, एंड यू नो ये FNR पूरी थ्योरी में कहीं नहीं दे रखा है, सिर्फ इसी डायग्राम में दे रखा है। अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए तो आप कहें ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, जबकि यहाँ है। हाँ, थ्योरी में था इसका नाम, कल हमने देखा था लास्ट सेशन में, बट वहां पे सिर्फ NADP रिडक्टेज लिखा हुआ है। तो NADP रिडक्टेज कह दो चाहे FNR कह लो, एक ही बात है, ठीक है। और अब देखो कोरिलेट करो, मैंने आपको कहा था ना कि ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, ये इस पर, ये क्या है, ग्रेनल लैमिली पर होता है, ना कि इंटरग्रेनल लैमिली पर, स्ट्रोमल लैमिली पर नहीं होता। अगर यहां भी होता, PS2 भी होता, तो यहां भी नॉन साइक्लिक स्कीम हो सकती थी। नॉन साइक्लिक स्कीम कभी भी लैमिली, स्ट्रोमल लैमिली पर नहीं होती, सिर्फ ग्रेनल लैमिली यानी थाइलेकॉइड्स पे ही होती है, बिकॉज ऑफ PS2 भी सिर्फ यहीं पर है और ये FNR एंजाइम भी इसी पर है। उसमें भी एक और चीज याद रखना कि FNR एंजाइम अंदर की तरफ नहीं है, बल्कि मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। तो जब NADP+ रिड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसने किससे लिए, फेरेडॉक्सिन से, बट रिडक्शन के लिए इसको हाइड्रोजन आयंस भी चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस उठा रहा है क्या, देखो ये कहां से उठाएगा, ये चारों तरफ क्या है, थाइलेकॉइड के चारों तरफ क्या है, स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। थाइलेकॉइड के चारों तरफ मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, ये स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा से ये हाइड्रोजन आयन उठा रहा है, कहां से उठा रहा है हाइड्रोजन आयंस को, स्ट्रोमा से उठा रहा है। अभी ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में काम आने वाला है।
ठीक है, और NADPH बना दिया। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको कल बताया था कि जो नॉन साइक्लिक स्कीम है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नॉन साइक्लिक स्कीम में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप हो गया और इलेक्ट्रॉन्स लौट के अपने घर यानी PS2 में नहीं आए, तो फिर PS2 अब अगली बार इस सिस्टम को कैसे चलाए, फिर से सनलाइट लेकर इलेक्ट्रॉन्स को वापस एक्साइट कैसे करे, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो चले गए, खो गए, तो किसी ना किसी को उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, तो वो काम कौन करता है, वाटर। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो H2O टूट जाएगा हाइड्रोजन आयंस में, O2 निकलेगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे यहाँ पर इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए। और जो हाइड्रोजन आयंस हैं, अब इसने भी हाइड्रोजन आयंस रिलीज किए ना, ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है, मतलब बाहर रिलीज हो जाएगी, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल गए, इसको मिल गए, बचे हाइड्रोजन आयंस। इन हाइड्रोजन आयंस का क्या होता है, केमियोस्मोटिक्स समझाती है हमको, पीटर मिशेल ने कहा कि हमेशा ध्यान रखना वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी वाटर को तोड़ने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पर होता है, जबकि लास्ट में जो NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम है, वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसके बाहर की तरफ होने से स्ट्रोमा के हाइड्रोजन आयंस यूज होते जा रहे हैं क्योंकि NADPH बनाना है, और इसके अंदर होने से जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं वो ल्यूमेन में इकट्ठे होते जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था थाइलेकोइड इज अ सिक्का, बट ये सिक्का अंदर से सॉलिड नहीं है बल्कि हॉलो है, तो इसके अंदर जो हॉलो ल्यूमेन है वहां पर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि अंदर हाइड्रोजन आयन लगातार बढ़ रहे हैं जबकि बाहर से हाइड्रोजन आयन यूज हो रहे हैं, बाहर मतलब चारों तरफ जो स्ट्रोमा है वहां से, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ है, ये तो आपको दिखाया है, ऐसे कई सारे सिस्टम्स यहाँ पर हो रहे हैं, हर थाइलेकोइड पर है, तो सब जगह से हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं और अंदर खूब सारे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या कोई पीएच में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। अंदर कैसी पीएच हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होने से एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच हो जाएगी क्या, अंदर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हो रहे हैं, दैट्स व्हाई हाई हाइड्रोजन, हाई हाइड्रोजन मतलब एसिडिक पीएच। यानी अगर आपसे पूछ ले कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में शुरू में पीएच जो है वो ल्यूमेन में कम होती है कि बढ़ती है, उल्टा मत कर देना, अगर हाइड्रोजन बढ़ रहा है यानी पीएच कम हो रही, हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं यानी एसिडिक पीएच यानी 7 से कम, तो पीएच कम हो रही है। तो बेसिक की केमिस्ट्री का तो पता होना ही चाहिए आपको। और अगर हम बाहर देखें स्ट्रोमा में बच्चों, अगर हम बाहर स्ट्रोमा में देखें तो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, ये लिख रहा देखो, स्ट्रोमा यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, सब तरफ स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयंस लगातार कंज्यूम हो रहे हैं, लो हाइड्रोजन हो रहे हैं। अगर हाइड्रोजन आयंस कंज्यूम हो रहे हैं तो पीएच कैसी होगी, अल्कलाइन की तरफ जाएगी, यानी पीएच बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, पीएच इंक्रीज, ठीक है। हाइड्रोजन आयन डिक्रीज तो पीएच इंक्रीज, यहाँ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज तो पीएच डिक्रीज। ये रटने वाली चीजें नहीं है, कितना ही रट लो इंक्रीज डिक्रीज, एग्जाम में मिक्स कर दोगे तुम, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाए तो सही से बताओगे, ठीक है। और जैसे ही ये ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, क्या ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है बायो में डिफरेंस, कि यहाँ पर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन और बाहर अलग अलग है, अंदर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एसिडिक पीएच है, बाहर कम है। तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का रूल क्या कहता है कि कोई भी आयंस अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ हाई हाइड्रोजन है और बाहर स्ट्रोमा में लो हाइड्रोजन आयंस है, तो ये हाइड्रोजन आयन बाहर आना शुरू करेंगे। लेकिन ये ऐसे ही बाहर नहीं आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस को बाहर आने के लिए चैनल गेट चाहिए, और वो चैनल गेट होता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, जिसको पीटर मिशेल ने बताया। जब तक ये हाइपोथेसिस नहीं आई थी उससे पहले किसी ने बात ही नहीं की थी इनके बारे में। दिस इज F0 F1, ये देखो वहां होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1, यहाँ भी है तो यहाँ पे C लगा दो, ये क्लोरोप्लास्ट का है तो तुम C लगा दो, ठीक है। तो CF0 CF1, F0 F1 वहां भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, और यहाँ पर भी है, सेम दोनों का काम है, उसका काम भी एटीपी बनाना है, इसका काम भी एटीपी बनाना है। दोनों में एक और कॉमन बात है, दोनों तब एटीपी बनाएंगे जब इनके थ्रू हाइड्रोजन आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूजन होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन का डिफ्यूजन, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाने चाहिए, खाली जगह से लिक्विड की तरफ जाएंगे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ आएंगे तो ये डायरेक्ट नहीं आ सकते, दे ऑलवेज रिक्वायर अ कैरियर चैनल गेट। वो चैनल गेट कौन है, CF0 CF1। इसी CF0 CF1 को कहते हैं एटीपी सिंथेज, क्योंकि यही तो एटीपी बनाएगा। तो जब ये जाते हैं बच्चों, आपके एनसीईआरटी में आगे थ्योरी में लिखा है कि जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं तो उनके मूवमेंट से
इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, इस चैनल गेट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और उस एनर्जी को यूज करके, कन्फर्मेशनल चेंजेस के दौरान कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी, उस एनर्जी को यूज करके एडीपी फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है और सेल को मिलता है एटीपी। सेल को क्या, अंदर ही क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है ना, क्लोरोप्लास्ट में तैयार होता है एटीपी। तो जो हम नॉन साइक्लिक में सीधा लिख रहे थे ना एडीपी से एटीपी, वो पीटर मिशेल ने ऐसे समझाई कि ऐसे नहीं कि यहीं पर आप लिख दो एडीपी से एटीपी बन गया, नहीं, ये पूरे की वजह से एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, उसकी वजह से ये चैनल गेट खुलेंगे। ये तब तक नहीं खुलेंगे जब तक ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा, ये बंद पड़े रहेंगे। जैसे ही ग्रेडियंट क्रिएट होगा दे विल ओपन, इनके ओपन होते ही हाइड्रोजन आयंस का डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा केमी ऑस्मोसिस। यहाँ पे केमी कौन है, प्रोटॉन्स, H+ को प्रोटॉन्स कहते हैं, तो केमी ऑस्मोसिस, केमी यानी हाइड्रोजन आयंस, ऑस्मोसिस यानी सिंपली डिफ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन आयंस का जैसे ही डिफ्यूजन होगा तो उस दौरान एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने में काम आएगा। तो NADPH इस तरह प्रोड्यूस होगा और एटीपी इस तरह प्रोड्यूस होगा। हम कहते हैं ना नॉन साइक्लिक जेड स्कीम में दो चीजें प्रोड्यूस होती है, एटीपी और इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप करके NADPH। डन, समझ में आ गया। और एक चीज इसमें और नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने एक और चीज कहा, उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है ना, उसका एक रीजन तो है अंदर की तरफ वाटर का टूटना, दूसरा रीजन है बाहर की तरफ NADPH का बनना, एक तीसरा रीजन और है। वो तीसरा रीजन समझना कि जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में आए, मान लो प्लास्टोक्विनोन के पास आए, तो यहाँ पे है ना, ये आप अपनी बुक में देखना, यहाँ आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ बताती हूँ। इन्होंने ऐसे लिखा है, इन्होंने लिखा है कि ये PQ है, इस PQ से इन्होंने आपको बनते हुए दिखाया है PQH, ठीक है, और फिर कहा है कि वापस ये इसमें बदल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, ये कह रहे हैं कि PQ जो है ना, अगर इसे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन फेंके, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो PQ जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, PEA है, वो तब इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता है जब उसके पास हाइड्रोजन आयंस हो। क्योंकि PQ के पास कोई, हम PQ- नहीं लिख रहे, सॉरी PQ+ नहीं लिख रहे, PQ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो ये क्यों पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर PQ को इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं तो इसको हाइड्रोजन आयंस उठाने पड़ेंगे, और ये हाइड्रोजन आयन कहां से उठाएगा, चारों तरफ स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा से इसने हाइड्रोजन आयन उठाए, इधर से PS सेकंड ने इसको क्या दिए, PS सेकंड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ये नहीं पकड़ रहा, इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पकड़ रहा है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से जुड़कर इसके, और क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना बच्चों, हर बार मैंने आपको कहा दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए, तो दोनों हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी फुलफिल हुई और PQH2 बन गया। यानी PQ को अगर इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं तो उसको हाइड्रोजन आयन भी उठाने पड़ेंगे। अब PQ को इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, आगे देने हैं कि भाई जाओ आगे कैच द बॉल गेम कंटिन्यू करना है, कल बताया था। तो जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास जाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं वापस से, अगर इलेक्ट्रॉन वापस से फ्री करने हैं, तो हाइड्रोजन आयंस भी फ्री करने पड़ेंगे, तो PQH2 वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQ में। लेकिन ध्यान से सुनना, जब ये दो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा तो बाहर नहीं करेगा बल्कि अंदर की तरफ कर देगा। ये दिख रहा है आपको, उठाए कहां से थे, स्ट्रोमा से, बट अब रिलीज कहां की, अंदर ल्यूमेन में। तो अगेन हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है क्या, बाहर से तो हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं, बाहर यानी स्ट्रोमा से, और अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। तो NCERT में लिखा है अ गुड इलेक्ट्रॉन कैरियर मस्ट बी अ हाइड्रोजन कैरियर। ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन कैरियर तब बन सकता है जब ये हाइड्रोजन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर यानी बाहर से हाइड्रोजन उठा के अंदर भेज रहा है। क्यों, कैसे भेज रहा है, वो मैकेनिज्म मैंने तुमको बता दिया कि एक्चुअली वो हाइड्रोजन आयंस को अपने से चिपका रहा है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन, ये खुद रिड्यूस हो रहा है और फिर वापस से खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए, यानी अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो इलेक्ट्रॉन देते समय इसको लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी करना है, बट वो हाइड्रोजन जहां से लिए थे वहां नहीं लौटा रहा बल्कि अंदर लौटा रहा है। दैट्स वाई हाइड्रोजन आयंस को अंदर इकट्ठा होने का एक कारण और मिल गया। तो टोटल 3 रीजंस है जिसकी वजह से हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट होता है एटीपी बनने से पहले, और जब ये ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, 3 रीजन समझ गए ना, एक ये और तीसरा ये रीजन मिल गया हमको। और जब ये ग्रेडियंट क्रिएट होता है, चैनल गेट खुल जाते हैं, इनके खुलते ही देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट टूट रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तब तक ऑस्मोसिस चलेगा जब तक दोनों में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी ग्रेडियंट
बनते वक्त बना या ग्रेडियंट के टूटते वक्त बना? एटीपी बनेगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट के दौरान। और ग्रेडियंट क्रिएट क्यों किया? इनको खोलने के लिए, चैनल गेट्स को खोलने के लिए, ठीक है। साइटोक्रोम को फिर हाइड्रोजन कैरियर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइटोक्रोम में आयरन होता है, तो वो खुद ही Fe+2 Fe+3 में बदल सकता है, वरना इसको भी फिर हाइड्रोजन आयन उठा के अंदर भेजने पड़ते, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन में भी कॉपर होता है, तो इसमें भी 2 वैलेंसीज होती हैं, तो इनको हाइड्रोजन कैरियर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी को इलेक्ट्रॉन कैरियर, अगर सिर्फ उसी को इलेक्ट्रॉन कैरियर बनने के दौरान हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है जिसके पास कोई रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन वाला एलिमेंट ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका मैकेनिज्म है सिंपली केमी ऑस्मोटिक का। एक कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, बट अगर आप लॉजिकली समझोगे तो इट्स वेरी वेरी इजी, बल्कि मजा आता है पढ़ने में ऐसी चीजों को, है ना। मुझे तो आता है भाई, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी उसी एंगल से समझा सकूं जिससे उनको उन चीजों की डेप्थ के बारे में पता चले और आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। अल्टीमेटली यही तो पर्पस है हमारा कि हम सारा क्वेश्चन सही करके आए, ठीक है। डन, हटा दो इसको। ये सब चीजें तुम्हारी यहीं पर पूरी एनसीईआरटी में थ्योरी में एक एक चीज दे रखी है, ठीक। अब फटाफट तुम मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। विच इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है भाई, बता दो। साइज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइज ऑफ सॉरी साइज नहीं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेसोफिल सेल्स इन C3 प्लांट। अभी C3 C4 वाले मुद्दे पे भी आएंगे, बट ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल्स में होता है, यस, ठीक है। देन in Z scheme movement of electron is uphill in terms of redox potential scheme। अब इसका क्या मतलब है सुनना। अपहिल का मतलब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, यानी हाई एनर्जी की तरफ जब कोई चीज जाती है उसको अपहिल बोलते हैं, और लो एनर्जी की तरफ अगर कोई चीज आती है तो उसको डाउनहिल बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन का जितना भी मूवमेंट हुआ है पूरा अपहिल हुआ है। बताओ जरा कैसे। हम कह रहे हैं कि जब जेड स्कीम शुरू हुई, मान लो यहीं पे देख लो, जब जेड स्कीम शुरू हुई तो PS सेकंड ने लाइट एब्जॉर्ब की, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स के पास खूब सारी एनर्जी आ गई। अब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ चलना शुरू हुए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन PQ के पास गए, फिर PQ से यहां गए, तो इस पूरे मूवमेंट के दौरान क्या इलेक्ट्रॉन्स बार बार एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्या ये पिगमेंट्स भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या? नहीं, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का लॉस हुआ है, तो वो डाउनहिल मूवमेंट हो गया। फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन थके हारे प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच के जब PS1 पे पहुंचे, तो क्योंकि PS1 कैन एब्जॉर्ब सनलाइट, तो फिर से उसने सनलाइट एब्जॉर्ब की, तो जैसे उससे निकलेंगे अगेन अपहिल होगा। जहां जहां इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं वो अपहिल मूवमेंट, और जहां जहां एनर्जी खो देते हैं, थके हारे बन जाते हैं, वो डाउनहिल मूवमेंट। तो क्या पूरी जेड स्कीम में अपहिल मूवमेंट ही हुआ है क्या? नहीं, दोनों तरह का हुआ है, अपहिल डाउनहिल, अपहिल और लास्ट में किडनैप हो गए डाउनहिल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया बच्चों गलत। नेक्स्ट है इन जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां भी जेड स्कीम आ रहा है मतलब नॉन साइक्लिक, ठीक है। जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाटर टू NADP+। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वाटर नहीं दिए थे ना, फिर PS सेकंड से निकले और लास्ट में NADP+ ने किडनैप किया, बिल्कुल ठीक बात है। ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across a membrane। केमी ऑस्मोटिक में कहती है कि जो ATP का सिंथेसिस है वो लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है? प्रोटोन ग्रेडियंट से जुड़ा हुआ है। प्रोटोन ग्रेडियंट यानी हाई और लो, कहां क्रिएट हुआ है ये ग्रेडियंट? अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया हमें ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन पे आते हैं। Cyclic pathway of photosynthesis first appeared in some eubacterial species। चलो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में कुछ बताया है क्या। पहले तो साइक्लिक पाथवे का मतलब C3 साइकिल से बात हो रही है, जो केल्विन साइकिल डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने, उसकी बात हो रही है कि ये जो साइक्लिक पाथवे था सबसे पहले क्या यू बैक्टीरिया में खोजा गया था क्या ये? तो देखते हैं। यहाँ पर एक तरह से लाइट रिएक्शन वाला पार्ट आपका खत्म हो गया है, ठीक है। केमी ऑस्मोटिक के और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना, जैसे केमी ऑस्मोटिक में ये भी पूछ लेते हैं कि है ना केमी ऑस्मोसिस को क्या क्या चाहिए। केमी ऑस्मोसिस तब होगा एटलीस्ट एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक प्रोटोन पंप होना चाहिए। जैसे प्रोटोन पंप मतलब जो अभी हमने देखा ना, वो प्लास्टोक्विनोन प्रोटोन्स को उठा के अंदर भेज रहा था, वो प्रोटोन पंप की तरह बिहेव करेगा। फिर एक प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वहां होनी चाहिए जिसकी वजह से एक तरफ हाई हो जाए एक तरफ लो हो जाए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ग्रेडियंट की वजह से खुलेगा कौन? चैनल्स, यानी एटीपी सिंथेज होना चाहिए। सो दीज 4 आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर केमी ऑस्मोसिस। सेम टू सेम ये चीज हम माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर में हम रेस्पिरेशन रिवाइज करेंगे
वहां भी आप देखना, बस फर्क ये होगा बच्चों कि जो काम यहाँ पर थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अलोंग हो रहा है वो काम वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना इसके अलोंग होगा। इनर मेम्ब्रेन की एक तरफ ये यानी अंदर मैट्रिक्स है और ये बाहर खाली जगह है। यहाँ उल्टा है, यहाँ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर खाली जगह है, बाहर मैट्रिक्स है। यहाँ इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मैट्रिक्स है और बाहर खाली जगह है। ठीक है, तो वो डिफरेंस हम वहां पर देखेंगे। क्लियर है? बट इसी तरह का केमियोस्मोसिस रेस्पिरेशन में भी आएगा। डन। मैं चाहती थी कि एक दो क्वेश्चंस और होते आपके, फिर हम इस पे आते। एक बार देखूं, रुको, लिए तो थे एक दो क्वेश्चंस और। हाँ देखो ये रहा, एक बार इस क्वेश्चन को और करते हैं, देन विल बैक टू दैट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स ऑफ केमियोस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस, अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। चलो फटाफट इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। हाइड्रोजन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश, तो बहुत बात की बात है, डिफ्यूजन भी बाद में आएगा। कैरियर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस लाइट एक्साइट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये मुझे फर्स्ट लग रहा है कि लाइट एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन पीएस सेकंड। सबसे पहले लाइट ने एक्साइट किया था इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते ही इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 पास अलोंग ETC, बिल्कुल ठीक है। देन कैरियर यूज एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स टू मूव हाइड्रोजन। यस, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हुई और इलेक्ट्रॉन PQ यानी प्लास्टोक्विनोन यानी कैरियर के पास पहुंचा, तो कैरियर को क्या किया था, कैरियर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हाइड्रोजन आयंस को भी उसे पंप करना पड़ा था अंदर की तरफ, तो बिल्कुल ठीक है। देन इसकी वजह से क्या हुआ था बच्चों, इसकी वजह से हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया था। बिल्कुल, इन्होंने बाकी दो रीजंस नहीं लिखे, वो NADP रिडक्टेज बाहर होता है, H2O की स्प्लिटिंग अंदर होती है, बस ये वाला लिख रखा है, नो प्रॉब्लम। जैसे ही ग्रेडियंट क्रिएट होगा H+ डिफ्यूज करना शुरू करेंगे क्या, ATP सिंथेटेज के थ्रू CF0। ATP सिंथेटेज मतलब CF0 CF1, इसको CF0 CF1 भी कहते हैं। वहां माइटोकॉन्ड्रिया में C हटा देना, F0 F1 बन जाएगा, ठीक है। एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फ्लो इज यूज्ड बाय, जब हाइड्रोजन फ्लो करेंगे डिफ्यूज करेंगे तो उनकी एनर्जी को यूज करेगा जिससे ATP बनेगा, यानी दिस इज द फाइनल स्टेप। तो आपको अरेंज करना है EDC, एक ही ऑप्शन में EDC है तो यही हमें मिल गया, उसके बाद A, B एंड F, बिल्कुल ठीक है। डन, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू, क्यों टूटता है, टूटता है बोल रहे हैं, ये देखना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा। पहले तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले ऑप्शन तो मैं हटा दूं, हमें तो प्रोटॉन का देखना है ना, ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, अब देखो समझना, ये एक ऑप्शन में कह रहा है कि जो प्रोटॉन्स है वो मेम्ब्रेन, अगर ये मेम्ब्रेन है तो एक ऑप्शन में कह रहा है कि प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू ल्यूमेन, यानी प्रोटॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, और दूसरे ऑप्शन में कह रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा, यानी प्रोटॉन्स स्ट्रोमा में जा रहे हैं। ये C ऑप्शन है, ये D ऑप्शन है, ठीक है। और हमें बताना है प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू, तो मैंने आपको कहा था इस चीज की वजह से ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था और इस चीज की वजह से ग्रेडियंट टूटेगा। ये चीज किसके थ्रू होगी, CF0 CF1 के थ्रू होगी। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू दिस, ये हमारा D ऑप्शन था, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा, ऑप्शन D। कई बार ऐसे नीट में जैसे हम, या जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो कई बार ना हम बार बार ऑप्शन पढ़ते हैं बट बैठता नहीं है दिमाग में, तो फटाफट से रफ स्पेस में उसको एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना के देख लिया करो, चीजें गलत भी नहीं होंगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। डन। देन हाँ, ये आपके केमियोस्मोटिक के क्वेश्चंस हो गए। अब हम डार्क रिएक्शन के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। यहां पर आप अपनी NCERT में हेडिंग डालेंगे डार्क रिएक्शन। इन्होंने सीधा सीधा ना लिख के घुमाकर लिखा है, इन्होंने लिखा है वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। तो आपको पता है डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, मैट्रिक्स वाले पार्ट यानी स्ट्रोमा, ठीक है। ये बने कहाँ थे दोनों, दिस इज एसिमिलेटरी पावर जो लाइट रिएक्शन ने बनाकर दिया है, ठीक है। एक नाम और है डार्क रिएक्शन का, बायोसिंथेटिक फेज। तो अब यहां पर है ना, इन्होंने आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये लिख लेना, थोड़ा सा बताया है कि कैसे इस पाथवे के बारे में सबसे पहले पता चला। तो यहां पर आपके बुक में एक लाइन लिखी है बच्चों कि, कहां गया कैल्विन का वो एक्सपेरिमेंट, ये रहा, कि इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, और रादर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो
just after World War II, among the several efforts to put radioisotopes की हेल्प से ये पता लगाया गया कि ये मैकेनिज्म कैसे होता होगा, क्योंकि एक वन स्टेप रिएक्शन तो है नहीं कि आरयूबीपी ने CO2 को पकड़ा और रुबिस्को की हेल्प से ग्लूकोज बना दिया। मान लो ये ऐसी रिएक्शन होती कि भाई ये रहा आरयूबीपी, इसको CO2 मिल गई, लाइट रिएक्शन ने ATP और NADPH बनाकर दे दिया है, तो तुम रुबिस्को एंजाइम की मदद से सीधा आरयूबीपी और CO2 को जोड़ के ग्लूकोज बना दो। अगर ये ऐसे एक वन स्टेप रिएक्शन होती तब तो सीधी सीधी सी क्लियर बात थी, बट ऐसा है नहीं। यू नो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, साइक्लिक पाथवे है। ये एक ऐसा पाथवे होना चाहिए जिसमें आरयूबीपी जो लगातार यूज हो रहा है ना, CO2 तो बाहर से आ रही है, आरयूबीपी लगातार यूज हो रहा है, ये आरयूबीपी लास्ट में रीजनरेट हो जाए। वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो आरयूबीपी तो खत्म ही हो जाएगा, कोई और सोर्स ही नहीं मिल रहा था आरयूबीपी को बार बार नया बनाने का। थोड़ा थोड़ा आरयूबीपी तो बन रहा है, बट जिस रेट से फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है बहुत फटाफट, उतनी रेट से आरयूबीपी को रीजनरेट करना जरूरी है, वरना ये साइकिल रुक जाएगा। तो अगर आरयूबीपी साइकिल में लास्ट में रीजनरेट हो रहा है तो फिर ये साइक्लिक पाथवे हुआ ना, इट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस। तो ये सब कैसे पता चला? और इसमें भी एक स्टेप नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो जो मेल्विन कैल्विन थे बच्चों, जो मेल्विन कैल्विन थे, कहाँ है ये रहा इनका नाम, जो मेल्विन कैल्विन थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि जो CO2 है ना जो हम प्लांट को दे रहे हैं, इसमें जो कार्बन है उसको तुम रेडियो एक्टिव कार्बन ले लो। बिल्कुल लेबोरेटरी में हर चीज करना पॉसिबल है, उसको तुम क्या करो, रेडियो एक्टिव कार्बन की फॉर्म में ले लो। और एक एल्गी पर अपनी रिसर्च करते हुए, एल्गी में उन्होंने पूरे फोटोसिंथेसिस के इस डार्क रिएक्शन को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि ये जो CO2 है, सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डिटेक्ट करना आसान है। तो उन्होंने देखा कि यार अचानक से स्ट्रोमा में एक प्रोडक्ट बन गया जिसका ये नहीं बना सबसे पहले, बल्कि उन्होंने देखा ये भी अभी बाद में यूज होंगे, अभी नहीं हुए ये यूज। उन्होंने देखा कि जब आरयूबीपी को CO2 ने पकड़ा, आरयूबीपी में 5 कार्बन होते हैं, इसमें 1 कार्बन होता है, ठीक है, तो या तो एक 6 कार्बन प्रोडक्ट बन जाता, बट उन्होंने देखा कि यहाँ पर PGA नाम का एक प्रोडक्ट बना। PGA में भी कार्बन था, यही वाली रेडियो एक्टिव कार्बन थी, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि PGA इसी से बना है, ठीक है। तो PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अगर एसिड की जगह एल्डिहाइड होता तो PgAl आ जाता, एल्डिहाइड का Al, PGA और PgAl में कंफ्यूज नहीं होना, PGA इज एसिड, PgAl इज एल्डिहाइड, ठीक है। एसिड को मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कार्बोक्सिलेट कहते हो, एसिटिक एसिड को एसिटेट कहते हो, तो इसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं, या इसी को फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, उन्हें लगता है यार हम पढ़ रहे हैं तो कभी एसिड लिखा हुआ आ जाता है, कभी एट लिखा हुआ आ जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। PGAl की बात नहीं हो रही है अभी। तो उन्होंने कहा यार PGA में आ गए रेडियो एक्टिव कार्बन, इसका मतलब पहला प्रोडक्ट PGA बना है, और PGA एक 3 कार्बन प्रोडक्ट है, ये सबको पता था, फॉर्मूला पता है PGA का, ठीक है भाई, साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री वगैरह तो पूरी उनको नॉलेज होती है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तभी बैलेंस होगा कार्बन का नंबर, ठीक है। फिर उन्होंने और आगे इसी तरह वो ट्रेस करते गए कि ये जो C14 है ये PGA के बाद किस में जा रही है, तो उन्होंने देखा यार PGAl नाम का एक प्रोडक्ट मिल गया। अब सारी की सारी रेडियो एक्टिव कार्बन इसमें चली गई, फिर उसके बाद कुछ और बना, फिर कुछ और बना, और लास्ट में ऐसे करते करते आरयूबीपी रीजनरेट हो गया। क्योंकि लास्ट में ये जो कार्बन रेडियो एक्टिव कार्बन थी ना, जब PGAl ने इसको रीजनरेट किया तो उस दौरान यहीं पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हुआ। अभी मैंने पूरा नहीं बताया तो मैं कैल्विन साइकिल पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, देखो मैं एक एक चीज पूरी नहीं पढ़ा सकती हूँ बच्चों, यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेशन अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतनी सी मेहनत तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि तुम लिंक पे क्लिक करके खोल के, नहीं आता तो प्लीज उसे पढ़ लो, आता है बहुत अच्छी बात है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खूब भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट नहीं आता तो पहले पाथवे समझो फिर क्वेश्चंस पढ़ाओ, ठीक है। तो यहीं पर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज भी रेडियो एक्टिव कार्बन वाला था, C6H12O6 बना ना, तो इसमें जो कार्बन था ये रेडियो एक्टिव कार्बन था, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कार्बन कैसे कैसे आती हुई यहाँ पर इसको बना रही है, ठीक है। और लास्ट में उन्हें आरयूबीपी भी दोबारा मिल गया। तो ये पूरा पाथवे उन्होंने एक एल्गी में डिस्कवर किया, किसकी हेल्प से किया, रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज करके किया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और क्योंकि इस साइकिल का पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन प्रोडक्ट था बच्चों, इसीलिए इस साइकिल को नाम दिया C3 साइकिल, कैल्विन को ऑनर देने के लिए कैल्विन साइकिल, ठीक है।
समझ में आ गया तुम लोगों को? तो यहां पर आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर कि साइक्लिक पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट अपीयर्ड इन सम यूबैक्टीरियल स्पीशीज। अब यहाँ पे ध्यान देना तुम, ये नहीं कह रहा फर्स्ट डिस्कवर्ड कहता तो ये स्टेटमेंट गलत था। ये कह रहा है कि ये जो साइक्लिक पाथवे है फोटोसिंथेसिस का, ये कुछ यू बैक्टीरिया में भी होता है, सबसे पहले उन्हीं में अपीयर हुआ होगा जब नेचर में इवोल्यूशन हुआ होगा। तो इसके लिए तुमको थोड़ी सी इवोल्यूशन की नॉलेज होना जरूरी है। जिसने पढ़ रखा है जेनेटिक्स में उसको पता होगा, नहीं पढ़ रखा है जब वहां पहुंचोगे तब पढ़ लेना। मैं जस्ट बता देती हूँ तुम्हें, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं 11th में ही। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया आते हैं, बीजीए आते हैं, हाँ, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बिल्कुल प्लांट्स जैसा। तो यस दे डू, और बट ऑब्वियस प्लांट्स से पहले बैक्टीरिया ही इवॉल्व हुए थे। तो सबसे पहले ये साइक्लिक पाथवे किस में इवॉल्व हुआ होगा? कुछ यू बैक्टीरियल स्पीशीज में, बिल्कुल ठीक है, जो बीजीए वगैरह है। देन रीजन दिया है ऑक्सीजन स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द नॉन साइक्लिक पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस इवॉल्व। क्या कह रहा है ये कि लो सारी कहानी बदल गई। हम इसको, ये मुझे नॉन साइक्लिक पढ़ाना तब मेरे को कोरिलेट किया, हम इसको साइक्लिक पाथवे समझ के पढ़ रहे हैं बच्चों। साइक्लिक पाथवे कहां से? साइक्लिक पाथवे उसके लिए नहीं लिखा, कैल्विन साइकिल के लिए नहीं लिखा, साइक्लिक पाथवे यहाँ पे साइक्लिक ईटीएस के लिए लिखा है। ओहो, तभी मैं सोच रही थी बीच में डार्क रिएक्शन का क्वेश्चन कैसे आ गया लाइट रिएक्शन में। मैं अरेंज कर देती हूँ ना आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। ओके, तो ये लाइट रिएक्शन का ही क्वेश्चन है। लाइट रिएक्शन में कह रहा है कि जो साइक्लिक पाथवे है और जो नॉन साइक्लिक ईटीएस है, PS1 PS2 के बाद जो सारे प्रोसेस समझ में आए, वो कैसे कैसे अपीयर हुए होंगे। तो साइक्लिक पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट अपीयर्ड इन सम यूबैक्टीरियल स्पीशीज, बिल्कुल ठीक बात है। बट ध्यान से सोच के मुझे बताओ, क्या साइक्लिक ईटीएस में कहीं ऑक्सीजन बनती है? साइक्लिक ईटीएस में इलेक्ट्रॉन PS1 से निकलते हैं और घूम फिर के PS1 के पास ही आ जाते हैं। तो क्या PS1 की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वाटर को ऑक्सीडाइज होना है क्या? बिल्कुल नहीं होना। ये देखो, ये रहा, मेरी सॉरी हम गलत ट्रैक पे चले गए, साइक्लिक वो पढ़ के, ये रहा, ये साइक्लिक ईटीएस है। यहाँ पर लाइट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इधर गए, घूम के वापस आ गए। क्या यहाँ पे कोई वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है? नहीं, जैसा नॉन साइक्लिक में हो रहा था। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कब फुलफिल होती है? जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कब निकलनी शुरू हुई? जब नॉन साइक्लिक पाथवे जैसा कुछ आया होगा, क्योंकि साइक्लिक पाथवे में तो ऑक्सीजन नहीं भी निकले, मतलब निकलेगी ही नहीं। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर कही है कि साइक्लिक पाथवे फर्स्ट अपीयर्ड इन सम यूबैक्टीरियल स्पीशीज। यस, वो तो चाहे कैल्विन साइकिल हो, कुछ भी हो, फोटोसिंथेसिस शुरू ही सबसे पहले बैक्टीरिया में हुआ था। पर उसमें भी एक चीज ध्यान रखना बच्चों, उसमें भी एक चीज ध्यान रखना तुम, कि है ना, ये जो यू बैक्टीरिया है, ये जो यू बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट्स हैं। और प्रोकैरियोट्स में प्लांट्स जैसा कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। किसी को क्लिक किया क्या ये? तो फिर प्रोकैरियोट में कहा हम ये साइक्लिक ईटीएस, नॉन साइक्लिक ईटीएस लिया है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मैंने तुम्हें बताया था बैक्टीरिया पढ़ाते वक्त कि प्रोकैरियोट्स में इस तरह के क्रोमैटोफोर्स तो होते हैं ना, एक तो मीजोजोम्स होते हैं और पिगमेंट्स, थाइलेकॉइड, इनको आप थाइलेकॉइड्स भी कहते हो, इनमें सारे पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइट है जिसको हमने नाम दिया था, इफ यू रिमेंबर, भूल गए तो वेरी बैड, इसका मतलब तुम ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो। सेल चैप्टर में ही पढ़ाया है अभी। क्रोमैटोफोर्स कहा था इनको हमने, या हमने इनको थाइलेकॉइड्स कहा था। यहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो इनके पास वो सब पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के बेसिक मैकेनिज्म के लिए रिक्वायर है। चाहे इनके पास इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है प्लांट्स की तरह, बट यस दे हैव पिगमेंट्स, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस इन देयर ओन वे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई साइक्लिक पाथवे यू बैक्टीरिया में पता चल गया था क्या? यस, पता चल गया था। एंड रीजन में कह रहा है ऑक्सीजन स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द नॉन साइक्लिक पाथवे इवॉल्व। बट ऑब्वियस कि जब नेचर में नॉन साइक्लिक पाथवे भी इवॉल्व हुआ होगा, PS1 के अलावा PS सेकंड भी बना होगा, PS सेकंड PS1 ने मिलकर नॉन साइक्लिक किया होगा, तब जाके ऑक्सीजन, हम नहीं कहते कि एवोल्यूशन में कि जब अर्थ सबसे पहले बनी तब ऑक्सीजन थी ही नहीं अर्थ पे, तब तो रिड्यूसिंग गैसेस थी हमारे चारों तरफ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो फिर कैसे ऑक्सीजन आई हमारी अर्थ पे जो आज हमारे लिए इतनी जरूरी है? वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से ही आई थी। यानी हमें जीवन अभी भी प्लांट्स दे रहे हैं, और तब भी हमें प्लांट्स या ग्रीन बैक्टीरिया नहीं दिया था। अगर ये नहीं होते, कभी फोटोसिंथेसिस जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता, कभी ऑक्सीजन नहीं बनती, और अर्थ पे कभी ऑक्सीजन होती ही नहीं, है ना। तो ऑक्सीजन तभी अर्थ पे बननी स्टार्ट हुई जब नॉन साइक्लिक पाथवे इवॉल्व हुआ होगा। हमें तो बहुत बाद में सब पता चला इसके बारे में, पर ये कह रहे हैं इवॉल्व हुआ होगा, तो बिल्कुल ठीक बात है।
बट क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं। तो यहां पर आंसर होगा नॉट द करेक्ट वन, सो ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया? आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थोड़ा सा मैं मानती हूँ कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, चांसेस कम है नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आने की, बट ठीक है हमने कर लिया तो नाउ वी नो। ओके, ठीक है। देन ये भी एक लाइट रिएक्शन का क्वेश्चन है, फिर डार्क पर आएंगे। इफ ग्रीन प्लांट्स आर इंक्यूबेटेड विद O18, सबसे शुरू में बताया था एक्सपेरिमेंट्स में कि अगर आप प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को O18 लेबल्ड वाटर दे दो, O18 लेबल्ड वाटर दे दो। मैंने कहा था ना आपको कि CO2 प्लस H2O से एम्पिरिकल इक्वेशन लिख रही हूँ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो कंफ्यूजन ये था कि ऑक्सीजन यहां से आई है, यहां से आई है, तो H2O की ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव कर दिया, और सारी ऑक्सीजन जितनी भी निकली थी वो रेडियो एक्टिव थी। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन वाटर से आती है। तो वही ये कह रहे हैं कि इफ ग्रीन प्लांट्स आर इंक्यूबेटेड विद O18 लेबल्ड वाटर, ऐसा वाटर दे रहे हैं जिसमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, तो विच मॉलिक्यूल विल बिकम रेडियो एक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन? कौन सा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेडियो एक्टिव मिलेगा, ग्लूकोज या ऑक्सीजन? ग्लूकोज में भी तो ऑक्सीजन होती है ना, C6H12O6, है ना? तो ये वाली ऑक्सीजन नहीं थी रेडियो एक्टिव, यानी ये तो यहीं का पार्ट है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में हो रहा है, ये थी रेडियो एक्टिव। सो आंसर होगा हमारा O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? ये हमने केमी ऑस्मोटिक के क्वेश्चंस कर ही लिए हैं। तो दिस इज अबाउट द लाइट रिएक्शन। अब आते हैं हम डार्क रिएक्शन के क्वेश्चंस पर। देखना, असर्शन में लिखा है डार्क रिएक्शन इज प्योरली एंजाइमेटिक रिएक्शन। बिल्कुल, डार्क रिएक्शन में सनलाइट की कोई नीड नहीं है दोबारा, जितने भी स्टेप्स होंगे वो सब एंजाइमेटिक होंगे, एंजाइम मीडिएटेड होंगे। बिल्कुल ठीक है। इट अकर ओनली इन एब्सेंस ऑफ लाइट। आ गया ना गलत स्टेटमेंट कि डार्क रिएक्शन नाम पढ़ के हमको लगता है वो रिएक्शन जो डार्क में होती है, बिल्कुल गलत। अगर लाइट रिएक्शन, अगर डार्क रिएक्शन रात में होती है तो डार्क रिएक्शन के लिए जो एटीपी चाहिए वो भी तो बनना चाहिए, वो कहां से बनेगा? लाइट रिएक्शन से। और लाइट रिएक्शन कब हो रही है? दिन में। किसी के मन में ये डाउट भी आ सकता है कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि दिन में लाइट रिएक्शन ने खूब सारा एटीपी NADPH बना लिया और उसको यूज करके रात में डार्क रिएक्शन हो। ऐसा नहीं होता, हो सकता था बट ऐसा नहीं होता। अननेसेसरी क्यों रात का वेट करना है खाना बनाने के लिए? प्लांट्स को दिन में एनर्जी नहीं चाहिए क्या? जब रात का कोई रिलेशन ही नहीं है डार्क रिएक्शन से, तो रात का वेट क्यों करेंगे? तो दिन में ही सारा प्रोसेस चलता है, वेदर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, बट डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ये नाम दिया गया है। तो ये सही है, ये गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। 6 molecules of CO2 and 12 of NADPH and 18 are used। अच्छा, ये अभी थोड़ा आगे की बात है, बट तुम्हें पता है हम तो पढ़ ही चुके हैं, हम तो यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, एक एक चीज दोबारा थोड़ा ना पढ़ेंगे। तो डार्क रिएक्शन में जब हम केल्विन साइकिल पढ़ते हैं तो लास्ट में इसका इनपुट आउटपुट दे रखा है कि डार्क रिएक्शन में टोटल 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 काम में आते हैं। बट ऑब्वियस जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना है बच्चों, तो एक ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6। और जब आप 6 CO2 के मॉलिक्यूल यूज करोगे तभी तो 6 कार्बन होंगे। अगर एक अकेला CO2 से ग्लूकोज कैसे बन सकता है? एक CO2 में तो एक ही कार्बन एटम है, कार्बन एटम का सोर्स तो चाहिए ना, तो इसलिए हमेशा 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यूज होते हैं। अच्छा, उसमें भी ध्यान रखना, दैट्स वाई हम जो एक टर्न पढ़ते हैं ना केल्विन साइकिल का, उससे ग्लूकोज नहीं बनता कभी भी। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एक केल्विन साइकिल में तो एक ही CO2 यूज होती है। तो जब तक 6 बार CO2 नहीं आएगी और 6 केल्विन साइकिल नहीं होंगे, तब तक आपको एक ग्लूकोज नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ द केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड। तो आपको एक केल्विन साइकिल की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, देखो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में ये रहा। इस एक केल्विन साइकिल को अगर आप ढंग से देखोगे, मैंने लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया है बहुत डिटेल में जाकर, ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये रहा RUBB, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, विच इज अ 5 कार्बन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गई एक CO2 विच इज, ये आ गया एक CO2, ठीक है, जिसके पास एक कार्बन है। टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। अब आप ये मत कहना मैम 6 हो तो गए, तो बना दो ग्लूकोज। ये वाले को यूज, इसके कार्बन यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसको तो रीजनरेट करना है, ये भी तो कंडीशन है, ये भी तो शर्त रखी हुई है। तो अभी तो ये दोनों जुड़ गए, तो CO2 किसी से भी जुड़ती है तो उसको आप कार्बोक्सिलेशन कह सकते हो क्या?
बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का जुड़ना एडीपी में, ऐसे CO2 का किसी चीज में जुड़ना कार्बोक्सिलेशन। तो पहला स्टेप क्या है कैल्विन साइकिल का? कार्बोक्सिलेशन। इसमें इनको वाटर की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये वो वाला वाटर नहीं है जो हम लाइट रिएक्शन, जो हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में दिखाते हैं, वो तो लाइट रिएक्शन वाला वाटर दिखाते हैं। तो यहाँ यूज भी होगा और कहीं ना कहीं बन भी जाएगा, तो ये तो यहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन से RuBP और CO2 ने जुड़कर ये बना दिया बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज 3PGA। ये 3 का मतलब ये नहीं कि इसके 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, 3PGA इसका नाम है। ये ग्लिसरिक एसिड है जिसके 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इसका नाम है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये जो 3PGA बना है, दिस 3PGA इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो क्योंकि यहाँ 5 और 1 6 कार्बन है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हमेशा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। अभी मैं एक कैल्विन साइकिल की कैलकुलेशन बता रही हूँ, तुम 6 की कर लेना अपने आप, ठीक है। अब इसके 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए, ठीक है भाई। अब आपने पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में कि एसिड से एल्डिहाइड का बनना, ये जो इन्होंने ट्रायोस फॉस्फेट लिखा है ना, देखो कितना एनसीईआरटी में ऐसे कंफ्यूजिंग चीजें दे रखी है। व्हाट इज ट्रायोस फॉस्फेट? ट्रायोस फॉस्फेट एक्चुअली यहाँ पर 3PGAL है बच्चों। अब 3PGA इज कन्वर्टेड इनटू 3PGAL, एसिड सिंपली एल्डिहाइड में बदल जाएगा। केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एसिड का एल्डिहाइड में बदलना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सेकेंड स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल इज रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन गेन करने तभी तो ये एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर हाइड्रोजन गेन करने हैं इसको, तो कोई डोनर भी होना चाहिए हाइड्रोजन आयंस का। ये रहा NADPH। NADPH अपने हाइड्रोजन आयंस इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। यानी NADPH का खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसने हाइड्रोजन आयन को पकड़ा और एल्डिहाइड में बदल गया। इसलिए रिडक्शन वाले स्टेप पर NADPH लगेगा। यहाँ नहीं कर देना, NADPH कहाँ लगेगा? जहां रिडक्शन करवाना है। और NADPH जब भी लगेगा हमेशा ध्यान रखो उसके साथ एक ATP भी लगेगा, ओके। तो NADPH और ATP काम में आ गया। और क्योंकि यहां तुम्हें एनसीईआरटी में एक मॉलिक्यूल के लिए दिखाया है कि एक PGA को अगर एक PGAL में बदलना है तो एक ATP एक NADPH लगेगा। तो क्योंकि हम एक कार्बन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए ना, तो अभी एक ही साइकिल चल रहा है, बट आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ही साइकिल, ठीक है। क्योंकि आपको इसके भी कितने मॉलिक्यूल बना रहे हो आप? इसके 2 मॉलिक्यूल बना रहे हो। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 5 कार्बन 1 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड से एल्डिहाइड में, जिसके लिए अगर इसके 2 मॉलिक्यूल है तो इसके भी 2 प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब एक साइकिल में 2 ATP एंड 2 NADPH खर्च हुए हैं इस वाले स्टेप पर। यस और नो? यहाँ कुछ खर्चा नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना, इस पूरे साइकिल में रुबिस्को का नाम ही गायब है। दिस स्टेप इज मीडिएटेड बाय रुबिस्को, बिना रुबिस्को के ये स्टेप होगा ही नहीं। रुबिस्को इज एसेंशियल एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी ने तो सारी कहानी आगे चेंज करनी है। जो C3 C4 प्लांट्स का कॉन्सेप्ट होता है वो सब रुबिस्को की वजह से ही आएगा। रुबिस्को का नाम है RuBP। ये रुबिस है ना, रुबिस, देखो RuBP का पूरा नाम है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। क्या मैं RuBP को रुबिस भी बोल दूं, प्यार से रुबिस बोल दूं? रू यानी राइब्यूलोज और बिस यानी बिसफॉस्फेट, चाहे मैं इसको BP बोल दूं या बिस बोल दूं, ठीक है। तो वही रुबिस यहाँ आ गया, ये रुबिस के लिए आया है कि ये जो एंजाइम है रुबिस्को, इसका सबस्ट्रेट कौन है? रुबिस। RuBP और रुबिस एक ही बात है, ठीक है। इसका सबस्ट्रेट कौन है? रुबिस। और रुबिस के साथ ये C और O क्यों लगा दिया हमने इसके नाम में? इसकी फुल फॉर्म है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। या तो एंजाइम के नाम में कार्बोक्सिलेज आना चाहिए था या तो ऑक्सीजनेज आना चाहिए था, दोनों क्यों आ गए? बिकॉज रुबिस्को इज अ डुअल नेचर एंजाइम। रुबिस्को एक एंजाइम है, याद करो, बायोमॉलिक्यूल। एंजाइम्स पर एक्टिव साइट होती है चिपकने के लिए, अपने सबस्ट्रेट को चिपकाने के लिए। तो रुबिस्को पर एक साइट तो RuBP को चिपकाने के लिए है, और 2 अलग अलग साइट्स हैं जिस पर वो CO2 को भी बाइंड कर सकता है और O2 को भी बाइंड कर सकता है। कंपटीशन करता है दोनों के बीच में। अगर CO2 ज्यादा है तो ये तुरंत CO2 को पकड़ता है और RuBP से जोड़ देता है। पर अगर किसी वजह से अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हुई जहां रुबिस्को बैठा है, तो ये CO2 की जगह ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और RuBP को O2 से जोड़ देगा। और अगर RuBP O2 से जुड़ गया ना बच्चों, तो कैल्विन साइकिल की तो बैंड बज गई। कैल्विन साइकिल कैसे होगा फिर? कैल्विन साइकिल के लिए RuBP का CO2 से जुड़ना जरूरी है, जिससे हमें 3PGA मिले।
तो रुबिस्को नेचर ने एक ऐसा एंजाइम इवॉल्व हो गया, इवोल्यूशन होते होते नेचर को क्या पता था कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है इसकी वजह से। तो जब प्लांट्स बने, जो हमारे चारों तरफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं, हम उन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं। तो C3 प्लांट्स में क्या होता है, रुबिस्को ऐसी जगह बैठा हुआ है स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में इमेजिन करो स्ट्रोमा में बैठा हुआ है ना, जहां पे चारों तरफ ग्रेना भी है, ग्रेना से ही तो लगातार ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन बाहर भी जा रही है और स्ट्रोमा में भी है, तो ऑक्सीजन भी है और CO2 बाहर से आ ही रही है। और रुबिस्को बेचारा डुअल नेचर का एंजाइम है, इसको CO2 ज्यादा मिली तो CO2 से जुड़ जाएगा, O2 ज्यादा मिली तो O2 से जुड़ जाएगा। अब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट नेचर ने कहा बड़ा बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्या लॉस हो गया कि अगर RuBP CO2 से जुड़ता है तब तो बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी यही साइकिल चलेगा और ग्लूकोज बनेगा। बट अगर RuBP को रुबिस्को ने O2 से जोड़ दिया तो RuBP के O2 से जुड़ते ही ना बच्चों एक अनवांटेड प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर RuBP, इफ, हमेशा नहीं, इफ RuBP O2 से जुड़ गया, हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब ये इससे जुड़ता है, तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये बड़ा अजीब प्रोसेस है, इसमें फोटोसिंथेसिस का नाम भी आ रहा है, रेस्पिरेशन का भी नाम आ रहा है। तो हमें लगेगा मैम बढ़िया है ना, फोटोसिंथेसिस की तरह ग्लूकोज भी बनाता रहेगा और रेस्पिरेशन की तरह ATP भी बनाता रहेगा, बट नहीं, दिस इज अ कंप्लीट वेस्ट प्रोसेस। वेस्ट प्रोसेस है, बेकार प्रोसेस है, कोई मीनिंग नहीं है इसके होने का। वाह, दिस इज अ वेस्ट प्रोसेस, हर तरह से नुकसान करता है ये सेल का। फूड बनना चाहिए था, नहीं बनेगा, रेस्पिरेशन से ATP बननी चाहिए थी, नहीं बनेगी, उल्टा ATP कंज्यूम और हो जाएगी। तो नेचर को समझ में आया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमने एक ऐसा एंजाइम बना दिया जो एंजाइम डुअल नेचर का एंजाइम है, जब तक CO2 को पकड़ेगा तब तक तो ठीक है, बट अगर गलती से इसने ऑक्सीजन को पकड़ लिया तो एक वेस्ट प्रोसेस प्लांट्स में शुरू हो जाता है, और इस वेस्ट प्रोसेस की वजह से ना तो खाना मिलता है ना ATP मिलती है, बल्कि कुछ ATP खर्च और हो जाते हैं। तो इसलिए बाद में लेटर ऑन धीरे धीरे नेचर ने इवोल्यूशन किया। अब ये एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट बन चुका था बच्चों कि नेचर ऐसा नहीं कर सकती थी कि रुबिस्को की जगह एक नया एंजाइम बना देती, इतना इंपॉर्टेंट था, पूरी दुनिया भर के सारे प्लांट्स में होता है। तो नेचर ने गेम खेला, जो गेम मैं तुम्हें C4 साइकिल में अच्छे से समझाऊंगी, यहाँ सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि नेचर ने कहा एक काम करते हैं भाई, यही तो प्रॉब्लम है कि रुबिस्को CO2 से भी जुड़ सकता है और O2 से भी जुड़ सकता है, क्यों ना रुबिस्को को एक ऐसी जगह छुपा दें अंदर ही, यही क्लोरोप्लास्ट में एक ऐसी जगह छुपा दें, कुछ मैकेनिज्म बना दें कि रुबिस्को कभी O2 के कांटेक्ट में ही ना पाए। और अगर रुबिस्को O2 के कांटेक्ट में नहीं आया, सिर्फ वहां तक CO2 एक जेल में या एक मास्क लगाकर अंदर रुबिस्को को बिठा दो, और वो मास्क में से CO2 को तो चुपचाप अंदर घुसा दो, पर O2 को मत घुसने दो, ठीक है। तो O2 नहीं जाएगी तो रुबिस्को O2 से जुड़ेगा नहीं, RuBP को भी रुबिस्को के साथ बिठा दो, बट ऑब्वियस RuBP और रुबिस्को तो साथ में ही होंगे, है ना, क्योंकि RuBP सबस्ट्रेट है और रुबिस्को एंजाइम है, दोनों अलग अलग काम नहीं करते, साथ में ही काम करेंगे, ठीक है। एक्चुअली कौन जुड़ रहा है O2 CO2 से? RuBP। ऑक्सीडेशन करना है, कार्बोक्सिलेशन करना है, किसका कर रहे हो तुम? RuBP का, बट कौन करवा रहा है? रुबिस्को। डुअल नेचर किसका है? रुबिस्को का। RuBP का भी डुअल है, वो O2 से भी जुड़ सकता है, CO2 से भी जुड़ सकता है, जिससे रुबिस्को कहेगा उससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो C4 प्लांट्स को नेचर ने इस तरह से इवॉल्व किया कि उनमें रुबिस्को को एक ऐसी जगह बिठा दिया जहां तक O2 पहुंच ही नहीं सकती, सिर्फ CO2 ही पहुंचेगी, और अगर CO2 ही पहुंचेगी तो आराम से कैल्विन साइकिल चलता रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, और उन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। जो हमारे चारों तरफ नॉर्मल प्लांट्स हैं जिन्हें आप C3 प्लांट्स कहते हैं, वो तो उनके लिए तो ये प्रोसेस अवॉइड करना इज नॉट पॉसिबल, अनअवॉइडेबल है, जब जब ऑक्सीजन बढ़ती है ये प्रोसेस उनमें हो ही जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए कंडीशंस हैं, जैसे हाई ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होती है, हाई सनलाइट इंटेंसिटी। अगर सनलाइट इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है ना बच्चों, तो RuBP O2 से नहीं जुड़ता, O2 आती भी है पास तो उस पर ध्यान नहीं देता, वो CO2 से ही जुड़ता है। तो जनरली जिन प्लांट्स को नेचर ने हाई टेम्परेचर में ग्रो करना था, उन प्लांट्स में इस मैकेनिज्म को इवॉल्व किया, ये जो मैं कह रही हूँ रुबिस्को को छुपा दिया, और उन प्लांट्स को नाम दिया हमने C4 प्लांट्स, क्योंकि जब उन्होंने रुबिस्को को छुपाया, जब नेचर ने रुबिस्को को अंदर छुपाया, तो वहां तक मैं क्या कह रही हूँ, आपको CO2 पहुंचानी है, O2 नहीं पहुंचानी, तो उसके लिए एक एडिशनल मैकेनिज्म डालना पड़ा। C3 साइकिल तो होगा ही अंदर, क्योंकि क्या अल्टीमेटली ग्लूकोज तो कैल्विन साइकिल से ही बनेगी, लेकिन साथ में एक एडिशनल पाथवे डालना पड़ा जिसको हैच एंड स्लैक ने बाद में डिस्कवर किया, जिसे हम नाम देते हैं C4 साइकिल। इसीलिए उन प्लांट्स को नाम दे दिया C4 प्लांट्स। तो कई बच्चे सोचते हैं कि C4 प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें C4 साइकिल होता है,
नहीं, C4 प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें C4 साइकिल तो होता है प्लस C3 साइकिल भी होता है। C3 साइकिल के बिना बच्चों ग्लूकोज बन ही नहीं सकती। एक बात एकदम अच्छे से बिठा लो अपने दिमाग में कि कोई भी फोटोसिंथेसिस करने वाला प्लांट, चाहे वो C3 है, C4 है, कैम प्लांट्स भी होते हैं, उनमें दिस साइकिल इज एसेंशियल। कैल्विन साइकिल इज द ओनली साइकिल विच फॉर्म ग्लूकोज। उसके अलावा एडिशनल साइकिल्स हो सकते हैं चीजों को थोड़ा सेटल करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो वो रूबिक्स को कैसे छुपा, कहाँ छुपा, वो हम अगले जब भी मतलब जब हम C4 पे पहुंचेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो तुम वापस लौट के यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कैल्विन साइकिल के बारे में। रिवीजन ऐसे ही होता है बच्चों, रिवीजन ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ाऊं फिर आगे बढ़ूं। जैसे ही कोई कोरिलेशन की चीज आई साथ में कर लिया हमने रिवाइज, उसी से तुम्हारे दिमाग के तार ना खुलेंगे, तुम चीजों को एनालाइज करना सीखोगे, इधर से उधर कोरिलेट करना सीखोगे। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि कैल्विन साइकिल में 3PGA ने 3PGAl बनाया, यहाँ पर ये यूज हो गया। अब इस PGAl को क्या करना है, इस PGAl के पास दो जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ इसको ग्लूकोज बनाना है, इन्होंने यहाँ पे सीधा दिखा दिया ना आपको, एक्चुअली ये सीधा नहीं बनता, पहले ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज या तो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है या स्टार्च में होता है। अगर स्टोर करना है तो स्टार्च में कन्वर्ट कर लो, अगर ग्लूकोज को फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है, फूड है ना, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना पत्तियों को रूट तक, तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म। वो चैप्टर हट गया ना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वहां पढ़ते हैं इस चीज को कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म क्या है, सुक्रोज। ग्लूकोज से फ्रक्टोज जुड़ेगा तब सुक्रोज बनता है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले ग्लूकोज बनेगा फिर ये बनेगा। तो ये ग्लूकोज कैसे बना, अब PGAl ने कहा यार तुम मुझे दो दो जिम्मेदारियां दे रहे हो, एक तरफ कह रहे हो 5 कार्बन वाला RUBP रीजनरेट करो, एक तरफ कह रहे हो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बनाओ। तो मैं कहां से 30 कार्बन लाऊं, 30 कार्बन चाहिए, 5 कार्बन ये और 6 कार्बन ये, है ना। अच्छा मतलब अभी नहीं 30, अभी बताती हूँ, सॉरी कैसे। तो पहले तो उसने कहा कैसे करूं मैं इसको जनरेट, अभी तो 5 और 6 11 ही हुए। ठीक है, अभी रुको। तो इसने कहा एक काम करते हैं, कुछ बैलेंसिंग करते हैं इन चीजों की। कैसे बैलेंसिंग करते हैं, ने कहा कि काम करो, इस चीज को ना 6 बार कर लो तुम एक बार। ठीक है, ये हो रहा है, तो तुम इस प्रोसेस को 6 बार करो। उससे क्या होगा, जब आप 6 टाइम कर दोगे तो 3PGAl के एक साइकिल में 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना बच्चों, तो 6 साइकिल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल, 12 हो जाएंगे। तो उन 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAl तो ग्लूकोज बना देंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन हो गए, तो ये बना देंगे। और 12 में से 2 गए, 10 बचे। जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं PGAl के, 10 मॉलिक्यूल्स हैं जो PGAl के, वो इसको रीजनरेट कर देंगे, क्योंकि 10 × 3 30, 3 कार्बन है ना एक में, तो 10 × 3 30 कार्बन। और यहां पर अगर हम कह रहे हैं 6 बार हुआ तो इसके भी 6 मॉलिक्यूल लगेंगे, तो 6 × 5 भी 30। मतलब ये बैलेंसिंग तभी होती है। तुम्हें डिटेल में समझनी है, लेक्चर देख लो, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, बहुत टाइम लग गया वैसे ही समझाते हुए। बस ये समझ लो कि जब 6 बार ये साइकिल रिपीट होता है तो RUBP भी रीजनरेट हो जाता है, 6 खर्च हुए तो 6 ही रीजनरेट होंगे, और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAl से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज भी बन जाता है। तो 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 6 बार ये मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिर्फ 1 ग्लूकोज मिलेगा। इतनी मेहनत का प्रोसेस है ये। और टोटल कितनी एनर्जी खर्च हुई देखना, जब एक RUBP रीजनरेट होता है तो 1 ATP खर्च होता है। यहां तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब नहीं करना वो 2 वाला मल्टीप्लाई। एक पर RUBP 1 ATP चाहिए। टोटल कितने RUBP रीजनरेट करने हैं, 6। तो फिर इसको बाद में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एक साइकिल में। तो एक साइकिल में बताओ मुझे तुम, एक कैल्विन साइकिल में एक CO2 लगा, ATP कितने लगे, 2 यहाँ 1 वहां, 3 ATP लगे, और NADPH कितने लगे, 2 NADPH लगे। 1 2 3 ऐसे याद रखो, एक CO2 2 NADPH, सबसे ज्यादा ATP लगे 3। ठीक है, तो 6 टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल में 6 CO2 खर्च होंगे, 6 × 2 12 NADPH खर्च होंगे, और 6 × 3 18 ATP खर्च होंगे। अगर तुम्हें 1 2 3 याद रहेगा तो ये हमेशा आराम से निकाल लोगे तुम। 6 से मल्टीप्लाई करना है, पर 1 2 3 में प्लीज ये मत गड़बड़ कर देना कि NADPH नीचे कर दो ATP ऊपर कर दो, सबसे ज्यादा ATP। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, हटा दें इसको। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही कि 6 12 6 12 18, सिंपली 6 12 18। ओके, और प्रोडक्ट्स क्या है, आउटकम क्या है, सिर्फ एक ग्लूकोज मिला। अगर 18 ATP टूट गए
तो वापस एडीपी में बदल गए, चाहिए एडीपी भी, ये वापस लाइट रिएक्शन में जाएंगे उधर केमियोस्मोटिक में, चैनल गेट के पास, कि लाओ फॉस्फेट दो, एनर्जी दो, हमें एटीपी फिर बनाना है। और एनएडीपीएच किस में बदल गया, किडनैपर एनएडीपी प्लस में, जो वापस वहां नॉन साइक्लिक जेड स्कीम के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को किडनैप करके फिर एनएडीपीएच बना के डार्क रिएक्शन को देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। डन। तो यहाँ पे तुमसे पूछा है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, 18, 6 12 18 आ गया, आर यूज टू फॉर्म 1 हेक्सोस। अब ये मत कहना मैम हेक्सोस क्या होता है, हेक्सा यानी 6 कार्बन वाली शुगर को हेक्सोस कहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। रीजन दिया है लाइट रिएक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। बात तो ठीक है कि लाइट रिएक्शन की वजह से एटीपी और NADPH बनता है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यानी यहां पर ये वाला ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रुबिस्को हैज सिमिलर एफिनिटी फॉर बोथ CO2 एंड O2। यस, रुबिस्को दोनों से दोस्ती करता है, CO2 से भी O2 से भी। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, प्रेजेंट ऑन अर्थ। यस, प्रेजेंट इन बायोस्फीयर। कॉलेजन एनिमल्स में सबसे ज्यादा है, रुबिस्को पूरे बायोस्फीयर में। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट अगेन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। C4 pathway of CO2 fixation is found in some tropical plants। अभी मैंने तुम्हें क्या कहा भाई, नेचर ने कहा कि यार C3 प्लांट्स तो इतने सारे बन गए, अब सबको तो हम चेंज कर नहीं सकते, पर ऐसा करते हैं जहां पर फोटो रेस्पिरेशन के चांस ज्यादा हैं। फोटो रेस्पिरेशन यानी RUBP का O2 से जुड़ना, वो होता है हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर यानी ट्रॉपिकल प्लांट्स, आपको पता है ट्रॉपिक्स के आसपास सनलाइट की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा डायवर्सिटी कहाँ है, ट्रॉपिक्स में। इकोलॉजी में सीखा था हमने। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स में हम ये इवोल्यूशन कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल प्लांट्स में क्या करें, C4 साइकिल को इवॉल्व कर दें, क्योंकि वहां हाई टेम्परेचर है, अननेसेसरी बार बार RUBP O2 से दोस्ती कर लेगा और प्लांट को लॉस हो जाएगा। तो यस, C4 पाथवे जो है वो ट्रॉपिकल प्लांट्स में मिलता है, उसमें भी सब में नहीं, कुछ में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। इन दिस पाथवे CO2 is fixed by 3 कार्बन कंपाउंड। फिक्स्ड बाय का मतलब देखो सुनना, अभी जो मैंने आपको केल्विन साइकिल बताया था उसमें कहा था RUBP ने CO2 को पकड़ा, RUBP ने CO2 को पकड़ा इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम और 3PGA बनाया। तो RUBP 5 कार्बन कंपाउंड था और 3PGA 3 कार्बन कंपाउंड था। तो ध्यान से सुनना, अगर तुमसे पूछ रहे हैं केल्विन साइकिल के फर्स्ट प्रोडक्ट में कितने कार्बन है तो कहोगे 3 कार्बन। बट अगर तुमसे पूछें केल्विन साइकिल के फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर में कितने कार्बन है, जो केल्विन साइकिल का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, जो सबसे पहले CO2 को पकड़ता है, उसमें कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन। गलती मत कर देना, फर्स्ट प्रोडक्ट में जैसा कि नाम है C3 3 कार्बन, बट फर्स्ट जो प्राइमरी क्या बोलते हैं इसको, जो प्राइमरी कौन है, CO2 को पकड़ने वाला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, उसमें कितने कार्बन है, उसमें है 5 कार्बन। ये होता है हल्का सा दिमाग कहीं और चला जाता है, इसको समझाते समझाते कोई और चीज दिमाग में आ गई थी बताने की, तो यहाँ से ध्यान चूक गया। ऐसा ही होता है ना लेक्चर में भी, हम एकदम ध्यान से अच्छे से कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और अचानक से 1 सेकंड के लिए भी माइंड इधर से उधर गया और वो लिंक टूटा, और वो लिंक ऐसा टूटता है फिर जुड़ता ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब तक वो नहीं होगा आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, और जब तक समझ नहीं आएंगी क्वेश्चन नहीं होंगे, मार्क्स नहीं आएंगे और आप एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि सुबह मेडिटेशन करो या कुछ तो ऐसा करो जिससे तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। तो समझ में आ रहा है फर्क। तो यहाँ देखो क्या पूछा है, ये बोल रहा है CO2 को फिक्स कौन कर रहा है, फिक्स्ड बाय। तो C3 साइकिल में तो CO2 को किसने फिक्स किया था, RUBP ने, दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड। ये C3 साइकिल बनाया है मैंने छोटा सा। और जब हम C4 साइकिल रिवाइज करते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले जो CO2 है उसको पकड़ता है बच्चों PEP। सबसे पहले CO2 को पकड़ता है PEP, जिससे एक 4 कार्बन प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन प्रोडक्ट है, ये खुद 3 कार्बन प्रोडक्ट है। 3 कार्बन इसके, 1 कार्बन इसका, 4 कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो 3 कार्बन के 2 बने थे, यहाँ पर बैलेंसिंग हो जाती है, क्योंकि खुद ही जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन CO2 का, 3 और 1 4, तो 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, यहाँ पर एंजाइम होता है पेप्केज, पढ़ेंगे हम अभी आगे देखेंगे, जबकि यहाँ रुबिस्को एंजाइम है। अभी रुबिस्को काम आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, तो ये सही है क्या, ये C4 पाथवे के लिए क्वेश्चन है कि C4 पाथवे में CO2 is fixed by 3 कार्बन कंपाउंड PEP। यस,
तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है। देन क्रैन्स एनाटमी। अच्छा, अब ये क्रैन्स एनाटमी पे आ गए। अब इसके लिए मुझको तुमको पहले C4 पाथवे की, क्रैन्स एनाटमी और C4 पाथवे के बारे में बताना पड़ेगा। क्या हम आज इसको कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों? लेट मी सी कितना टाइम है। ये बच्चों फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। अभी मुझे इसमें तुमको C4 पाथवे भी बताना है, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी बताना है, थोड़ा सा कैम पाथवे भी बताऊंगी, एनसीईआरटी में है नहीं बट कभी कभी आ जाता है, और फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स भी है, तो है अभी ये चैप्टर। तो ऐसा करते हैं, ये वाला सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और जो हम ये जो डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसका कैल्विन साइकिल वाला पार्ट तो एकदम क्लियर है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेना। रहा इसका आगे का मैकेनिज्म कि कैसे C4 इवॉल्व हुए, रुबिस्को को कैसे छुपाया, किस तरह से नेचर ने फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।